बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्लास सेकेंड ईयर हमारा आज 5वां लेक्चर है, टॉपिक है। इस टॉपिक में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट क्रोमेटिन और सुपर कॉइलिंग एंड लास्ट इज सर्च फॉर हेरिडिटी मटेरियल। तो पहले हमने ऑलरेडी क्रोमेटिन के बारे में कुछ सा डिस्कस किया भी है, आज इसको थोड़ा सा डिटेल करेंगे। और जहाँ पे डीएनए या जो क्रोमोसोम्स का या क्रोमेटिन का जो फाइबर है वो क्या ओवरऑल टोटल डायमीटर रखता है, और जब वो ज्यादा मुड़ता है या ज्यादा कॉइलिंग में आता है जिसे हम सुपर कॉइलिंग कहते हैं, तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे और कैसा कहेंगे। और हमने पहले लेक्चर्स में ही ये डिस्कस किया था कि क्रोमोसोम्स अगर डीएनए और प्रोटीन्स के बने हैं, उस डीएनए और प्रोटीन में से डीएनए का जो पार्ट है दैट इज एक्चुअल हेरिडिटी मटेरियल, और जो प्रोटीनस उसका पार्ट है दैट इज द सपोर्टिंग एंड पैकिंग मटेरियल। लेकिन इसको साबित करना कि आया डीएनए वाकई हेरिडिटी मटेरियल है या नहीं, तो इसको सीखने के लिए आज हम एक्सपेरिमेंटली जैसा प्रूव किया गया था कि डीएनए इज द हेरिडिटी मटेरियल, तो टॉपिक सर्च फॉर हेरिडिटी मटेरियल में उसको भी डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम क्रोमेटिन डिस्कस करते हैं कि क्रोमेटिन है क्या। क्रोमेटिन हमने डिस्कस किया है दी इंटरवूवन क्वाइल थ्रेड या फाइबर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस में मौजूद है। और फिर हमने ये भी डिस्कस किया था पहले लेक्चर या दूसरे लेक्चर में कि वो इंटरवूवन या कॉइल जो थ्रेड या फाइबर है that comes into a packing in a particular shape when the chromosomes appear in metaphase or early phase of cell division. तो the interwoven means लिपटा हुआ, ये एक दूसरे के ऊपर कॉइल मुड़ा हुआ पेचीदा सा जो धागा या रेशा है जो कि न्यूक्लियस में मौजूद है और क्रोमोसोम्स में होता है, ठीक है, प्रेजेंट इन न्यूक्लियस एंड क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड, उसको हम कहते थे क्रोमेटिन, वो क्रोमेटिन कहलाता था। तो चूंकि इसको हम थोड़ा सा डिटेल करते हैं यूं कि हमारे पास सेल हुआ करता था, दैट सेल हैज न्यूक्लियस, सेल में न्यूक्लियस हुआ करता था, और न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल है या पेचीदा सा बगैर किसी तरतीब के मुड़ा हुआ जो धागा मौजूद है दैट इज कॉल्ड एज क्रोमेटिन, इसको हम क्रोमेटिन कहते हैं। Once this chromatin has also to become in that like packing that is called as chromosomes, इन पैकिंग्स में भी आ जाता था जिन्हें हम क्रोमोसोम्स कहते थे। तो ये जो मास है अंदर को लिपटा हुआ, मुड़ा हुआ और पड़ा हुआ दैट इज कॉल्ड एज, इसको हम कहते हैं क्रोमेटिन, ये हमारे पास क्रोमेटिन कहलाता है। नाउ क्रोमेटिन विद इन न्यूक्लियस और विद इन क्रोमोसोम। अब यही क्रोमेटिन चाहे क्रोमोसोम में है ये चाहे न्यूक्लियस में है, दैट इज इन टू फॉर्म, ये दो हालतों में है। तो किन दो हालतों में? फर्स्ट इज यूक्रोमेटिन, फर्स्ट इज यूक्रोमेटिन एंड सेकंड इज हेटेरोक्रोमेटिन, सेकंड इज हेटेरोक्रोमेटिन। अब यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन में थोड़ा सा फर्क हम डिस्कस करेंगे और उसकी डिटेल करेंगे। यहां देखिए, ये जो क्रोमेटिन का वो पार्ट है जो हमें कभी तो साफ नजर आ जाता है, एक मखसूस वाज़ेह शक्ल और बेहतरीन शेप के अंदर, दैट पार्ट ऑफ दैट क्रोमेटिन इज कॉल्ड एज यूक्रोमेटिन। और हेटेरोक्रोमेटिन, द पार्ट ऑफ क्रोमेटिन दैट इज नॉट विजिबल, कभी भी ये नजर नहीं आता, बट इज परमानेंटली कंडेंस्ड, हमेशा सा धुंधला या नजर न आने की हालत में हो,
that part of chromatin is called heterochromatin। यहां हम एक बात क्लियर करते जाए कि देखिए इतनी से एडवांसमेंट हुई है, यह सब कुछ होने के बावजूद आज इंसान इस काबिल हुआ है कि वो 100% डीएनए में से सिर्फ 3% डीएनए को समझ चुका है। 97% डीएनए दैट इज नॉट इन नॉलेज या इंफॉर्मेशन ऑफ मैनकाइंड, वो अब तक इंसानी इल्म और इंसानी मालूमात में है भी नहीं। तो उसी बुनियाद या एग्जांपल को लेके हम ये भी आपको बताते चले कि जो क्रोमेटिन का फाइबर है, और फाइबर को जैसे हमने डिस्कस किया था न्यूक्लियोसोम, प्रोटीन हिस्टोन्स, ऑक्टामियर जो बनाते हैं बाल 8 हिस्टोन का, उनके ऊपर जो डीएनए का डबल चेन या हेलिक्स लिपटा हुआ है, ये पूरी जितनी मालूमात हमने इस धागे के बारे में ली है, ये हमें हासिल हुई है। ये इस यूक्रोमेटिन जो कभी ऐसा वाज़े और साफ नजर में आने वाला धागा है, इसने हमें दी है। लेकिन इस धागे का ज्यादातर हिस्सा तो यूं है कि दैट इज परमानेंटली, मुस्तकिल तौर पर नजर ना आने वाला, ना उसकी शनाख्त हो सकती है, ना डिटेक्शन हो सकती है, ना उसकी स्टडी हो सकती है, ना उसे आइसोलेट किया जा रहा है, ना ही उसको समझा जा रहा है, ना समझ सकते हैं। दैट पार्ट ऑफ क्रोमेटिन इज कॉल्ड एज हेटेरोक्रोमेटिन। जबकि सिर्फ सेल डिवीजन के एक मुख्तसर पेज में विजिबल होने वाला और बाकी ज्यादा पेज में भी कंडेंस रहने वाले पोर्शन को हम यूक्रोमेटिन, तो यूक्रोमेटिन के साफ सुथरे दिखने वाली एक छोटी सी पेज वाली हालत, वो जो क्रोमोसोम की शक्ल में हमें दिखती है, दैट ऑल इंफॉर्मेशन वी हैव ऑल इज ड्यू टू दैट क्रोमेटिन। ये हमें क्रोमेटिन के इस पोर्शन से मिलती है। तो अब आपको ये बताते चले कि अप्रोक्सीमेटली करीबन 97% ऑफ दिस थ्रेड, 97% ऑफ ओवरऑल डीएनए वो अब तक इंसानी इल्म में नहीं है। ये सिर्फ कुदरत के और अल्लाह के इल्म में है कि वहां कैसी कोडिंग की है, उसमें क्या क्या छुपाया है। इंसानी किस्मत से लेके, हादसात से लेके, उसकी जिंदगी के मामलात से लेके उसकी मौत तक सब कुछ तो इसी को यहां राज में रखा गया है। सब कुछ तो इसमें मौजूद डीएनए के अंदर वो लिपटे हुए धागे में वही राज में है। तो जो हमारी समझ में और अकल में और हमारे इल्म में आया है वो तो एक छोटा सा पोर्शन है। दैट पोर्शन इज नाउन एज यूक्रोमेटिन। दैट परमानेंटली कंटेन्स सैक्रेड पोर्शन not in our information or knowledge is known as heterochromatin, that is heterochromatin। तो इसको डिफाइन करते हैं यूक्रोमेटिन। U means true, U means true, chromatin means colored thread, colored thread या फाइबर। तो यहां नाम से आवे U means true। यहां true इसको इस वजह से कहते हैं कि once it has to appear in actual form, once it has to appear in a meaningful fiber, that we have to gain information, that we have to gain a lot of information या characters from that part, so that is called as euchromatin। So euchromatin, the part of chromatin, the part of chromatin that once is clear and remain condensed in cell division, और उसके बाद सेल डिवीजन की बकिया पेजेस, जो हमने प्रोपेज को भी डिस्कस किया, एनापेज को भी डिस्कस किया, टीलोपेज को भी डिस्कस किया, सी पेज भी डिस्कस हुआ, इंटरफेज भी डिस्कस हुआ। तो ये सारे सेल डिवीजन के पेजेस हैं। उन्हीं सारे के पेज, सारे पेजेस में ये कंडेंस्ड है। कोई ऐसी सूरत और हालत जिसे हम समझते हैं वो जो न्यूक्लियोसोम और थ्रेड था डीएनए का, वैसी कोई हालत सी भी नहीं है। तो द पार्ट ऑफ क्रोमेटिन दैट वंस इज क्लियर, वंस फॉर अ शॉर्ट व्हाइल, फॉर अ शॉर्ट टाइम इज क्लियर एंड रिमेन कंडेंस्ड इन सेल डिवीजन इज कॉल्ड, उसको हम कहते हैं यूक्रोमेटिन। उसे भैया हम यूक्रोमेटिन कहते हैं। और हेटेरोक्रोमेटिन, hetero means different या false thread, false इस वजह से, different इस वजह, that is not clear, permanently invisible or that is permanently condensed।
सो द पार्ट ऑफ क्रोमेटिन, द पार्ट ऑफ क्रोमेटिन, ये क्रोमेटिन का वो पार्ट है दैट इज परमानेंटली कंडेंस्ड इज कॉल्ड, इसे हम कहते हैं हेटेरोक्रोमेटिन, दैट इज कॉल्ड एज अ हेटेरोक्रोमेटिन। तो ये है डिफरेंस इस क्रोमेटिन और इस फाइबर का, कि इसका भी एक छोटा सा पोर्शन अबाउट 3% वो जो है इंसानी इल्म में है, विजिबिलिटी है उसकी, एक्सेस है, उसको उस तक पहुंच है, और जो पहुंच से बाहर है दैट इज हेटेरोक्रोमेटिन, आउट ऑफ रेंज, एक्सेस में नहीं है, पहुंच में नहीं, इल्म में नहीं, वहां तक बिल्कुल ऐसी टेक्नोलॉजी है नहीं कि वहां तक इंसान को ले जाए और इंसानी दिमाग में, अकल में इसे लाए, दैट इज हेटेरोक्रोमेटिन। उसके बाद भाई हमारे पास है सुपर क्वाइलिंग। अब यहां पे जो न्यूक्लियस के अंदर, सुने, ये चूंकि सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है। अब यहां पे जो धागा या ये जो रेशा है, ये देखिए इसकी ओवरऑल, ये एक्चुअल इसकी वो चूंकि यूं मुड़ा हुआ पेचीदा सा धागा पड़ा हुआ है। अब हमने ये समझना है कि ये क्वाइल तो है, क्वाइल का मतलब ये है, अब ये मार्कर है, इस पे मैं एक रस्सी एक बार क्वाइल करता हूं या मोड़ता हूं, अगर उसी ही मुड़ी हुई रस्सी के ऊपर मैं यही रस्सी दोबारा तीसरी बार, 4, 5, 6, 7, 8, तो जितनी बार मैं इस रस्सी को उसी रस्सी के ऊपर सेम मोड़ता जाऊंगा, दैट विल हैव टू इंक्रीज इन डायमीटर, उस रस्सी की मोटाई या चौड़ाई में इजाफा होगा। लेकिन वैसे अगर आप उस रस्सी को खोलते जाएंगे तो जब आपके पास एक आखिरी वाला सिंगल जो धागा है या रेशा है वो बच जाएगा, उसकी हकीकी मोटाई तो इतनी नहीं होती। तो आज हम ये बताएंगे, तो इस न्यूक्लियस के अंदर जो धागा मुड़ा है, उस धागे की जो रस्सी है उसकी हकीकी डायमीटर या मोटाई क्या है, और अगर बाद में वो एक दूसरे के ऊपर बार बार लिपटती है, लिपटने के बाद किस हद तक ये इम्कान है कि उसकी मोटाई या उसके लपेटने का साइज हो सकता है, दैट्स विल बी डिस्कस्ड इन सुपर क्वाइलिंग। तो इसकी एग्जांपल मैंने आपको यूं दी, ये मार्कर, इसके ऊपर हम एक बार धागा लपेटते हैं तो उस धागे की जो मोटाई है, इस धागे की असल मोटाई वही है। अगर उसी धागे पे ऊपर मैं फिर धागा लपेटूं, तीसरी, चौथी, पांचवी, चलते चलते, तो वो डायमीटर में इंक्रीज होता जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि ये पूरी मोटाई उस एक धागे के, बल्कि उस एक धागे के बार बार मुड़ने की है, दैट इज का क्वाइलिंग। तो सिंपल है, सुपर क्वाइलिंग बार बार लपेटने की, उसके डायमीटर के बढ़ने को हम सुपर क्वाइलिंग कहते हैं। इसको डिफाइन करते हैं कि जो क्रोमेटिन है, क्रोमेटिन विद इन न्यूक्लियस और क्रोमोसोम्स, ठीक है, वो जो यूक्रोमेटिन है, ये भी मालूमात इस यूक्रोमेटिन से है। तो क्रोमेटिन विद इन न्यूक्लियस या क्रोमोसोम्स इज क्वाइल्ड, वो क्वाइल है। अब आपको पीछे वाले टॉपिक पे थोड़ा सा ले जाते हैं, न्यूक्लियोसोम्स पे, ठीक है। न्यूक्लियोसोम्स को हमने ये डिस्कस ऐसा किया था कि ऐसा डीएनए का डबल फाइबर और फिर यहां पे एक बाल या गेंदनुमा 8 हिस्टोन प्रोटीन्स का बना हुआ एक गेंद, ये डीएनए इस पे 2 बार लिपट के, ठीक है, फिर यूं आगे को रन करती है, फिर डबल स्ट्रैंड है डीएनए की, फिर यूं हमारे पास ये फिर एक बाल नुमा स्ट्रक्चर है, ओक्टामियर न्यूक्लियोसोम जिसे हम कहते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 दाने हैं, फिर हिस्टोन प्रोटीन, ये डीएनए फिर इससे यूं 2 बार डबल स्ट्रैंड है और दोनों स्ट्रैंड 2 बार लिपट के फिर आगे को यूं मूव करती है, और ऐसा हमने सारा मामला पूरा डिटेल के साथ डिस्कस किया था। मसला ये है, इसमें 2 चीजें हमें समझने की है कि पहली बात तो ये है कि ये जो डीएनए का डबल स्ट्रैंड है, ये जो डीएनए की सिर्फ ये वाली रस्सी है, ये जो धागा है,
इसका डायमीटर है भाई 2 नैनोमीटर। इसकी जो टोटल चौड़ाई है, टोटल गोलाई है, टोटल मोटाई है, जो भी आप नाम दें, इट्स डायमीटर, इसका जो डायमीटर है, ठीक है, यहां पे मैं लिख लेता हूं इट्स डायमीटर। तो इसकी जो डायमीटर है, डायमीटर मींस यू इसकी गोलाई, तो वो ही उसकी चौड़ाई भी आती है, यू इसकी मोटाई भी यही है। तो इसकी जो गोलाई या मोटाई है वो 2 नैनोमीटर है। अब इसके बाद चलते चलते ये जो बाल वाला पार्ट आ जाता है, दैट पोर्शन, ये जो बाल वाला पोर्शन आ जाता है, इसकी टोटल जो डायमीटर है यहां से यहां तक, यहां तक जितनी उसकी गोलाई है, जितनी मोटाई है, दैट इज 10 नैनोमीटर। इस न्यूक्लियोसोम का यहां पे मैं लिख लेता हूं, दैट इज न्यूक्लियोसोम, ये है भाई न्यूक्लियोसोम। तो इसका जो डायमीटर है 1 2 3 दैट इज 4 5 6 7 8, दैट इज 10 mm इन डायमीटर। ये 10 mm है डायमीटर में। अब समझने की बात यह है कि ये तो एक बार अगर यूं सीधी लिपट गई तो हमें पता चलेगा 10 और 2 नैनोमीटर की डायमीटर वाली रस्सी इसके ऊपर लिपटती है। लेकिन अगर इस 10 और 2 नैनोमीटर वाली रस्सी को एक बार और उसी ही के ऊपर आप 2 बार लपेटेंगे तो लाजमी सी बात है ये 2 नैनोमीटर वाला 4 नैनोमीटर हो जाएगा और ये 10 वाला 20 हो जाएगा। तीसरी बार लपेटेंगे तो ये 6 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। इसी तरह अगर 10 बार वो लिपटी हुई होगी, इसको 10 बार आप मोड़े, लपेट ले, तो लाजमी सी बात है 10 10 to 10 ये 100 नैनोमीटर हो जाएगा मोटाई। और ये जो इस तरह सेल के अंदर ऐसा भी हमें पोर्शन मिलता है कि एक जो सिंपल रस्सी आती है, चलती 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 चलते वो एक डायमीटर में इंतहाई बड़ा और पेचीदा सा एक बड़ा डायमीटर और गोलाई देती है। दैट ओवरऑल इट्स हाई क्वाइलिंग, इसकी जहां पे सबसे ज्यादा मोड़ाई, गोलाई या क्वाइलिंग हुई है, दैट पोर्शन इज कॉल्ड एज सुपर क्वाइलिंग। ठीक है, दी हाईली क्वाइल्ड, इसको सुपर क्वाइल्ड को हम यूं बयान करेंगे, दैट इज डिफाइंड हियर। इसको हम यूं डिफाइन करते हैं सुपर क्वाइलिंग को, यहां पे दी हाईली क्वाइल्ड फाइबर या थ्रेड जो बार बार या इंतहाई ज्यादा लिपटा या मोड़ा हुआ धागा है, दी हाईली क्वाइल्ड फाइबर या थ्रेड ऑफ डायामीटर के जब चलते चलते उसका डायमीटर 200 nm, ये 2 नैनोमीटर यानी 10 से, इससे चलते चलते अगर ये ओवरऑल 200 नैनोमीटर तक इतना छोड़ा या इतनी लपेट या हाईली क्वाइल हो जाए, ज्यादा क्वाइल या लिपटे, द हाईली क्वाइल्ड फाइबर थ्रेड ऑफ डायमीटर 200 nm इज कॉल्ड सुपर क्वाइलिंग। इसको भाई हम सुपर क्वाइलिंग कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज सुपर क्वाइलिंग। इसकी एग्जांपल मैं यूं आपको दूंगा, पहले भी आपको बता दिया और समझ गए होंगे आप। ये फर्ज करिए एक रॉड है, इसके ऊपर अगर हम ये धागा एक बार लपेट दें तो ये इसकी ओवरऑल लपेटने में, अगर ये क्रोमेटिन का है, क्रोमोसोम्स का है, तो ये इसकी डायमीटर इस पोर्शन की इतनी 2 नैनोमीटर और इस गेंद की 10 नैनोमीटर। अगर इसी के ऊपर ही हम दोबारा लपेट लें तो ये दोनों डबल हो जाएंगे। तीसरी बार लपेट दें, चौथी बार लपेट दें, पांचवी बार लपेट दें, तो चलते 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 जब हम इसको कई बार 20 से 30 बार लपेट लेंगे तो उस लपेटने के बाद ये जो ज्यादा लिपटी हुई इस धागे की हालत है क्रोमोसोम्स के अंदर, दैट इज कॉल्ड एज सुपर क्वाइलिंग। इसको हम सुपर क्वाइलिंग कहते हैं। नेक्स्ट इज वही सर्च फॉर हेरिडिटी मटेरियल। इस टॉपिक पे आते हैं, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि डीएनए इज द हेरिडिटी मटेरियल, प्रोटीन इज इट्स पैकिंग या सपोर्टिंग मटेरियल। तो अब कैसा प्रूफ किया है कि डीएनए हेरिडिटी मटेरियल है, ये ही खासियत को मुंतकिल करने वाला मादा है। सो लेट्स डिस्कस अबाउट इट, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। 1928 में फ्रेडरिक ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट तजर्बा करते हैं ऑन स्ट्रेप्टोकोकस
स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाe, ये है बैक्टीरिया। देखिए 1928 में हम टॉपिक क्या डिस्कस कर रहे हैं, सर्च फॉर हेरिडिटी मटेरियल। ये साबित करना आया डीएनए हेरिडिटी मटेरियल है, प्रोटीन क्यों नहीं। तो 1928 में फ्रेडरिक ग्रिफिथ, ये एक बायोलॉजिस्ट है, वो तजर्बा करते हैं एक बैक्टीरिया के ऊपर। उस बैक्टीरिया का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाe। ये एक बैक्टीरिया है। दिस बैक्टीरिया कॉज निमोनिया। ये बैक्टीरिया निमोनिया की बीमारी कॉज करती है। ये बैक्टीरिया निमोनिया की बीमारी कॉज करते हैं। निमोनिया है क्या, लंग्स में इंफेक्शन हो जाना, फेफड़ों में, और अंदर की तरफ को बलगम या जख्म के होने को हम निमोनिया कहते हैं। ये बाद में डिटेल है इस डिजीज की। तो निमोनिया वो बीमारी है जिसमें इंसानी लंग्स या फेफड़े खराब हो, चूंकि ये इनहेल होती है, सांस की नाली के जरिए अंदर को जाती है, और ये बैक्टीरिया लंग्स में जाके वहां पे इंफेक्शन करती है, और वहीं पे पीप या बलगम या ऐसा कोई सा भी जख्म हो जाए, इंफेक्शन हो जाए, उसको हम निमोनिया कहते हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि निमोनिया बीमारी होती है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाe बैक्टीरिया से। इसी ही बैक्टीरिया के ऊपर फ्रेडरिक ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये बैक्टीरिया दो हालतों में है। दिस बैक्टीरिया हैज 2 स्ट्रेन्स, दो हालतों में है ये। फर्स्ट इज आर स्ट्रेन या रफ स्ट्रेन। रफ स्ट्रेन या दिस इज आल्सो कॉल्ड एज आर टाइप, ठीक है। और दूसरी इसकी जो किस्म है दैट इज स्मूथ स्ट्रेन। स्मूथ स्ट्रेन या दिस इज कॉल्ड एज एस टाइप, और इसको एस टाइप स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाe कहते हैं। तो स्ट्रेप्टोकोकस जो बैक्टीरिया है ये दो हालतों में, फर्स्ट इज रफ स्ट्रेन और नेक्स्ट इज स्मूथ स्ट्रेन। रफ स्ट्रेन को आर टाइप स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाe और इसको एस टाइप स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाe कहते हैं। अब ये जो रफ स्ट्रेन है दैट इज नॉन वायरुलेंट, कैन नॉट कॉज डिजीज, कैन नॉट कॉज डिजीज। ये जो रफ स्ट्रेन है ये निमोनिया की बीमारी नहीं पैदा कर सकती है, या निमोनिया नहीं करती है। जबकि स्मूथ जो स्ट्रेन है दैट इज वायरुलेंट, दैट इज वायरुलेंट। वायरुलेंट मींस दैट कॉज डिजीज, दैट कॉज डिजीज। ये डिजीज कॉज करती है, बीमारी फैलाती है। और कौन सी बीमारी, निमोनिया की बीमारी। तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाe जो बैक्टीरिया है ये दो हालतों में है, एक एस स्ट्रेन है, एक आर स्ट्रेन है। एस फॉर स्मूथ, आर फॉर रफ। स्मूथ जो स्ट्रेन वाली बैक्टीरिया है वो वायरुलेंट है, वायरुलेंट मींस दैट कॉज डिजीज, और जो रफ स्ट्रेन वाली है दैट इज नॉट वायरुलेंट, दैट कैन नॉट डिजीज। अच्छा बात ये है ये स्मूथ है क्यों, क्योंकि ये जो रफ स्ट्रेन है दैट इज नॉट कवर्ड बाय स्लाइम कैप्सूल। ये स्लाइम कैप्सूल से कवर्ड नहीं है। ये स्लाइम कैप्सूल यानी कि सलवार से भी बाहर एक हिफाजती खोल रखते हैं जिन्हें स्लाइम कैप्सूल कहते हैं। और आप जानते भी हैं बैक्टीरिया के चैप्टर्स के खासियत में हम डिस्कस करेंगे और किया भी है कि जो भी बैक्टीरिया कैप्सूल रखती है या ऊपर को बालाई इजाफी कवरिंग या खोल रखती है स्लाइम कैप्सूल, वो हमेशा वायरुलेंट होगी और बीमारी पैदा करने वाली, और वो सबसे रेजिस्टेंट भी होती है, हार्ड भी होती है। तो स्मूथ स्ट्रेन, दिस स्ट्रेन या टाइप ऑफ बैक्टीरिया, ये वाली जो बैक्टीरिया है रखती है अ स्लाइम कैप्सूल अराउंड या एक्सटर्नल टू सेल वॉल। ये सेल वॉल से बाहर को
एक और लेयर भी रखती है, दैट इज कॉल्ड एज अ स्लाइम कैप्सूल। उस लेयर को हम कहते हैं स्लाइम कैप्सूल। और ये जो स्लाइम कैप्सूल है, ये उसी किसी जानदार के साथ चिपकाने में या किसी भी जगह उसका किसी दूसरी चीज के साथ अटैच होने में या उसको इन्फेक्ट करने में मदद देती है। और दैट इज मेड ऑफ कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड। ये पॉलीसेकेराइड का बना हुआ एक हिफाजती या बैरूनी कवर या होल है, ठीक है। तो रफ स्टेंट ये होल नहीं रखती, स्लाइम कैप्सूल नहीं रखती, बीमारी काज नहीं कर सकती, जल्दी मर भी जाती है। और स्मूथ स्टेंट ये वायरुलेंट है, बीमारी काज करने वाली है। इनके सेल के अराउंड यानी कि सेलवार से भी बाहर एक और हिफाजती कवरिंग है, दैट इज कॉल्ड एज अ स्लाइम कैप्सूल, जिसको हम स्लाइम कैप्सूल कहते हैं। तो ये वायरुलेंट है यानी कि नमूनिया काज करने वाली बैक्टीरिया भी वो है और वो नमूनिया काज करती है। तो एक एक्सपेरिमेंट किया गया माउस पे, चूहे पे। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने पहले केस में क्या किया, लिविंग आर स्ट्रेन या आर टाइप, जिंदा आर टाइप यानी इन बैक्टीरिया को आर टाइप वर इंजेक्टेड, इन्हें इंजेक्ट किया गया इनटू माउस, चूहे या माउस की बॉडी में। तो उसका रिजल्ट क्या निकला, द माउस अलाइव, वो चूहा जिंदा रहा या उससे कुछ भी ना हुआ। उसके बाद दूसरा उन्होंने ये किया कि लिविंग जिंदा एस स्ट्रेन या एस टाइप वो वाले बैक्टीरिया वर इंजेक्टेड इनटू माउस, इन्हें माउस या चूहे के जिस्म में इंजेक्ट या दाखिल किया गया। तो इसका रिजल्ट देखिए, इसका रिजल्ट ये निकला, द माउस डाइड, वो चूहा मर गया। पहली बात, लिविंग आर टाइप, जिंदा नॉन वायरोलेंट, ऑलरेडी ये बीमारी काज नहीं कर सकते, तो वो चूहा भी इसकी वजह से जिंदा रहा जब उन्हें दाखिल किया गया। उसके बाद लिविंग एस टाइप, ये बैक्टीरिया जिंदा हालत में उन्हें इंजेक्ट किए गए, तो वो तो है बीमारी पैदा करे, इसकी वजह से द माउस बीमार और उसके काज डिजीज एंड डाइड, वो चूहा बीमार भी हुआ और साथ में मर भी है। तीसरे केस में उन्होंने क्या किया, हीट किल्ड, क्योंकि हम जानते हैं कि बैक्टीरिया ज्यादातर 60 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद जो टेम्परेचर है उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, और जो ज्यादा रेजिस्टेंट हैं वो 90 से 95 जो हॉट स्प्रिंग वाले हैं, इतने टेम्परेचर के बाद सारी बैक्टीरिया मर जाती हैं। तो हीट किल्ड यानी बैक्टीरिया को गर्म करके मार दिया गया और उसके बाद फिर चूहे में उन्हें डाला गया। और कौन से स्ट्रेन वाले, एस स्ट्रेन, जो बीमारी पैदा करने वाले थे। हीट किल्ड एस टाइप वर इंजेक्टेड, जब गर्म करके 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर मार के या हलाक करके फिर जो एस टाइप यानी बीमारी पैदा करने वाले ये जो बैक्टीरिया इनको माउस में इंजेक्ट कर दिया गया। इसका रिजल्ट आया, द माउस अलाइव, वो चूहा जिंदा रहा, ना मरा। क्यों ना मरा, क्योंकि एस टाइप जिंदा नहीं बल्कि वो मुर्दा हालत में वहां पे इंजेक्ट किए गए थे, और माउस अलाइव यानी कि जिंदा रहा। लास्ट एंड फाइनल जिसे हमने कंक्लूजन कर दिया वो यूं किया कि कुछ हीट किल्ड एस टाइप, कुछ हीट से यानी कि हरारत दे के या टेम्परेचर दे के जिन्हें मारा गया था एस टाइप को, कुछ वो मुर्दा लिए गए, सम हीट किल्ड एस टाइप एंड सम, और कुछ लिविंग जिंदा ये आर टाइप वर इंजेक्टेड इनटू माउस, ये माउस की बॉडी में इंजेक्ट कर दिए गए या उन्हें वहां पे दाखिल कर दिया गया। लास्ट में वो क्या करे,
कुछ वो मुर्दा जो बीमारी कॉज कर सकते थे लेकिन अब वो मुर्दा हालत में है, एस टाइप, और उनके साथ कुछ जिंदा जो रफ स्ट्रेन यानी कि जो बीमारी कॉज नहीं कर, उन्हें मिला के माउस को इंजेक्ट कर दिया। तो द रिजल्ट, द माउस डाइड, द माउस डाइड, वो जो चूहा है वो मर गया। अब हियर द कंट्रोवर्शियल पॉइंट इज दैट, सोचने की बात यह है कि एस टाइप तो हालांकि इंजेक्ट हुए उसको, वो मरा नहीं, आर टाइप भी जिंदा उसको इंजेक्ट हुए तो वो मरा नहीं, लेकिन जब दोनों को इकट्ठे इंजेक्ट किया गया माउस की बॉडी में, फिर वो क्यों मरा? सो हियर द आंसर इज दैट, वजह यह है कि बैक्टीरिया या डीएनए हैज एबिलिटी टू चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, एक से दूसरी हालत में बदलने की। ये तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बैक्टीरिया में ऑलरेडी चैप्टर्स में डिस्कस हुआ है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि यहां पे अंदर को जो हीट किल्ड एस टाइप है, मरे हुए एस टाइप है, वो जिंदा एस टाइप में बदल गए हैं। किस चीज की वजह से? वो लिविंग आर टाइप में बदलने की, यानी कि डीएनए कभी लॉस या डिस्ट्रॉय नहीं होती है। बेशक जिस बैक्टीरिया को हीट से किल किया गया था उसका जो एक्सटर्नल ओवरऑल जो उसकी मेटाबॉलिज्म थी, प्रोटीन थे, सब कुछ तो उसका बिगड़ गया था, लेकिन उसके डीएनए को हीट से कुछ भी नहीं हुआ है, वो मौजूद था। जैसे डीएनए को अंदर इंजेक्ट किया गया, उसने जब माहौल पाया, दूसरे बैक्टीरिया जैसा वो जो एंजाइम जो भी, जब माहौल उसको मिल गया, उसने अपने आप को जिंदा में, और जिंदा भी कौन से? जिंदा एस स्ट्रैंड में बदल दिया। सो दैट इज व्हेन, जब रिजल्ट द माउस डाइड, व्हेन द ब्लड ऑफ माउस, व्हेन द ब्लड ऑफ माउस, जब इस चूहे का या माउस का इज एग्जामाइंड, इसका खून देखा गया, इसका खून देखा गया, लिविंग, जिंदा, जिंदा एस टाइप। कौन से टाइप? हालांकि वो मुर्दा इंसर्ट कर दिए गए थे एस टाइप। इसके बाद लिविंग एस टाइप बैक्टीरिया वर प्रेजेंट, उसके ब्लड में जिंदा जो एस टाइप थे वो मौजूद थे। अब सोचने की बात यह है, ये मुर्दा डीएनए जिंदा डीएनए में बदल कैसे गई, जिंदा बैक्टीरिया बन कैसे गई? सो दैट्स व्हाई इट मस्ट टू नो, ये जानना है कि अगली नस्ल में डीएनए तो छूट के गई, वो डीएनए बिल्कुल नहीं मरी है, उस डीएनए के अंदर ये सलाहियत है कि इट हैज टू अटेन लिविंग प्रॉपर्टी, कि वो दोबारा जिंदा हो गई जब उसे होल मिला, जब उसे मशीनरी मिली, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज मिली, माहौल मिला, टेम्परेचर मिला, पीएच मिला।